नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ पर लिखा है, शेर शाह सूरी जो थे वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के वास्तुकार थे। शेर शाह जो थे वह नियम कानून को न मानने वाले, अपने हिसाब से शासन करने वाले, समाज को आधुनिक बेहतरी की राह दिखाने वाले तथा हमेशा अपने सपने को सच करने की हिम्मत रखने वाले मनुष्य थे। वह कभी भी किसी की एडवाइस को नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसके समय में जितने उलेमास होते थे, उलेमास का मतलब क्या होता है? उलेमास का मतलब होता है मौलवी। मौलवी किसे कहते हैं? जो मदरसाओं में पढ़ाते हैं, जो टीचर होते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़े जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उसी तरह से जो इस्लाम धर्म में पंडित होते हैं उन्हें उलेमास या मौलवी कहा जाता है। वह उन लोग की भी बातें नहीं मानते थे। अपने समय में कोई भी ऑर्डर लेना होता था, फैसला लेना होता था उन सब मामले में, या फिर नियम कानून को कभी नहीं सुनते थे। और इसके अलावा वह अपने समय में छोटे से छोटे अनुशासन के विवरण को बहुत ही ध्यान और बारीकी से अपने आँखों के सामने से गुजारते थे, या फिर उसको बहुत ध्यान से पढ़ते थे। और इसके अलावा राजा और प्रजा के बीच में समन्वय बनाए रखने के लिए उसके समय में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे, या फिर समितियां बनाई गई थीं, जिनमें मुख्य थे दीवाने वजारत, दीवाने ए अरीज़, दीवाने रसालत और साथ ही साथ दीवाने इंशा। इन सब का काम क्या था? दीवाने वजारत जो थे यह आय और व्यय के प्रभारी थे। आय और व्यय क्या होता है? जैसे कि समझ लीजिए कमाई और खर्च, यह सबके ये प्रभारी थे दीवाने वजारत। अब बात करते हैं दीवाने अरीज़ के। दीवाने अरीज़ जो थे यह सेना के एक्टिविटी को अरेंज करना तथा साथ ही साथ सेना में किसे भर्ती करना है, यह सब काम इनके ऊपर था। दीवाने रसालत जो थे यह राजदूतों और दूतों के प्रभारी थे, प्रबंधक थे। दीवाने इंशा जो थे यह राजा के द्वारा दिए गए आज्ञा को सारे पब्लिक के बीच में घोषणा करवाना तथा कौन से व्यक्ति आते जाते हैं एम्पायर के अंदर उनके, और कौन सी वस्तुएं आ जा रही हैं, इन सब की जानकारी रखना, उन सब के वही खाता को संभाल रखना, यह सब काम था दीवाने इंशा का। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने अपने प्रशासन की सुविधा हेतु उन्होंने अपने एम्पायर को 4 भागों में बांटा था। उन्होंने अपने एम्पायर को बांटा था सरकार में, और सरकार को बांटा था उन्होंने परगनास में, और परगनास को उन्होंने बांटा था विलेजेस में। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि एम्पायर, सरकार, परगनास और विलेजेस क्या है। जैसे समझिए हमारा देश है भारत देश। भारत देश बटा हुआ है किसमें? भारत देश बटा हुआ है राज्यों में, और राज्य बटे हुए हैं जिलों में, और जिले बटे हुए हैं गांव में। तो इसी तरह से इनके समय में एम्पायर जो था वो हो गया कंट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है, और सरकार हो गया स्टेट, परगनास हो गया डिस्ट्रिक्ट, जिले, और विलेज तो विलेज हो गए। तो इस तरह से उनके समय में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया था। अब बात करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। राजस्व का अनुशासन कैसा था उनके समय में? राजस्व अनुशासन जो था उनके समय में, यहाँ पे लिखा गया है, जो राजस्व अनुशासन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी कमाई होती थी वह होती थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, भू राजस्व से। उनके समय में जो है जो सॉइल होती थी, या फिर उनके समय में जो मेन ऑक्यूपेशन था वह था खेती, और खेती के लिए उन्होंने क्या किया था, उस पर टैक्स लगाया था। और उन्होंने टैक्स लगाने के लिए बहुत सारे नियम लगाए थे। उन्होंने पहले क्या किया, उनके एम्पायर में, उनके क्षेत्र में जितने भी ज़मीनें आती थी उनका उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमि को, अपने एम्पायर में जितनी भी भूमि आती थी उनको 3 भागों में बांटा: अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। जिसमें कम बीज डालो और ज़्यादा पैदावार हो उसको कहते थे अच्छी भूमि। जिसमें बीज जितना डालो उस हिसाब से जितना पैदावार हो जाए उसे कहते थे मध्यम भूमि, और जिसमें बीज डालो ज़्यादा लेकिन पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो उसे कहते थे खराब भूमि। तो इस हिसाब से उन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया था अपने एम्पायर को।
और उसके हिसाब से वह जितनी पैदावार होती थी अच्छे भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि में, उन सब का वह 1/3 हिस्सा लिया करते थे टैक्स के रूप में। और अपने समय में उन्होंने आय के 3 स्रोत बनाए थे, जो थे लगान कर, टकसाल कर और नमक कर। यह जो लगान कर है उसी के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है, जिसे कहते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व कर। लगान कर के मामले में उन्होंने अपने समय में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कार्य किए थे। जैसे यहाँ पर बतलाया गया है कि उन्होंने अपने समय में 2 सिस्टम बनवाए थे, 2 प्रथाएं बनवाई थी। एक तो है पत्ता सिस्टम, दूसरा जो है रेतवारी सिस्टम। अब इसे समझते हैं, पत्ता सिस्टम क्या होता है। पत्ता सिस्टम के हिसाब से इसमें किसानों को सरकार के द्वारा ये बता दिया जाता था कि 1 साल के अंदर आपको कितना टैक्स देना है, जिससे किसानों को काफ़ी रियायतें दी जाती थी। और इसके अलावा जो रेतवारी सिस्टम होती थी, रेतवारी सिस्टम क्या होता था, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। रेतवारी सिस्टम जो है, रेतवारी सिस्टम में जो रेत आता है उसे कहते हैं, उसका अर्थ होता है किसान। और जो वारी है, वारी का अर्थ होता है प्रबंधन। रेतवारी को हिंदी में कहते हैं रैयतवाड़ी। क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। रैयत का अर्थ होता है किसान और वाड़ी का अर्थ होता है प्रबंधन। इसका मतलब होगा किसानों के लिए प्रबंधन। इसमें आप समझ लीजिए, पहले के जो राजा होते थे, वे राजा जो टैक्स लेते थे वह डायरेक्ट किसान से नहीं लेते थे, वह लेते थे ज़मींदार से, और ज़मींदार लेते थे किसान से। लेकिन शेरशाह सूरी के टाइम में क्या हुआ था, इन्होंने बीच में जो ब्रोकर का काम था, जो ज़मींदार का काम था, उससे डायरेक्ट हटा दिया था। वह डायरेक्ट क्या हो गए थे, किसानों के टच में आ गए थे, वह डायरेक्ट टैक्स लेते थे किसानों से। तो इसमें रैयतवारी सिस्टम में शेरशाह सूरी जो थे वो किसानों के साथ में डायरेक्ट टच में रहते थे। यही रैयतवारी सिस्टम था। यहाँ पे उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे सुधार किए, जिससे आगे चलकर मुग़लों ने भी इसे अपनाया, जिससे कारण उन्हें फॉरेनर कहा जाता है मुग़लों का, या फिर उससे उन्हें कहा जाता है फॉरेनर ऑफ अकबर। क्योंकि जो अकबर थे उन्होंने इनके पत्ता और रेतवारी सिस्टम, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड थे, उन सबको अकबर ने अपनाया था, जिसके कारण इन्हें फॉरेनर ऑफ अकबर कहा जाता है, या फिर अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी थी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कहा जाता है शेरशाह जो थे वह एक बहुत ही महान योद्धा थे। महान योद्धा होने के कारण वह मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी जीनियस थे। उन्होंने अपने समय में अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री सिस्टम के सिद्धांत को अपनाया था। उन्होंने अपने आर्मी को 4 भागों में बांटा था, इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवलरी घुड़सवार सेना, आर्टिलरी तोपखाने, एलिफेंट्री जो हाथियों पर बैठती हैं वो वाली सेना। और इनमें से सबसे ज़्यादा वह जोर देते थे कैवलरी के ऊपर, घुड़सवार सेना के ऊपर। अपने समय में उन्होंने डग सिस्टम को अपनाया था। ये जो डग सिस्टम है ये अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री सिस्टम से आया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री सिस्टम में 2 सिस्टम थे, डग सिस्टम और चेहरा सिस्टम। डग सिस्टम में क्या होता था, वे अच्छे नस्ल के घोड़े रखा करते थे जो लड़ाई या युद्ध कौशल में अपना जौहर दिखा सके। और इसके अलावा उन्होंने चेहरा सिस्टम अपनाया था। चेहरा सिस्टम में ये था कि सारे जितने भी सोल्जर्स उनके में होते थे उन सब के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा जाता था, और उनके पूरी तरह से देख रेख की, उनकी जो है पूरी तरह से विवरण लेके रखी जाती थी, जिससे मालूम पड़ता था कि यह जो है हमारे ग्रुप का है, हमारा सोल्जर्स है। तो डग और चेहरा सिस्टम जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के समय का था, जिसे अपनाया था शेरशाह सूरी ने। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में हायर पोस्ट थे, जो उच्च पद थे, वह अफ़गान के सोल्जर्स को दिए हुए थे। अब ये अफ़गान के सोल्जर्स कहाँ से थे, ये जो थे भारत और से आप जब अफ़गानिस्तान की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एक पास आता है खैबर पास। खैबर पास में ही जो माउंटेन होते थे वहाँ पर अफ़गान लोग रहते थे, अफ़गान के पश्तून लोग रहते थे। तो अफ़गान के पश्तून में जो पश्तून नामक शब्द है, पश्तून का अर्थ होता है पठान। तो अफ़गान के जो पठान है वहीं से बिलोंग करता था शेरशाह सूरी, जिससे कारण वह अफ़गान लोगों को अपने सेना में रिक्रूट करता था और उन्हें हायर पोस्ट पे, उच्च पद पे रखता था। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है शेरशाह सूरी जो थे वह न्याय के एक स्तंभ थे, या फिर उनका आधार थे।
किसी चीज़ का जो मूल स्रोत होता है उसे कहते हैं फाउंटेन हेड। यहाँ पे जो फाउंटेन हेड लिखा है उसका मतलब होता है बेस थे वो न्याय के। वह अपने समय में जो न्याय थे वो खुद करते थे, उन्हें न्याय की बहुत ही ज़्यादा अच्छी परख थी। अपने समय में वो हिंदू और मुस्लिम, जैसे दिल्ली सल्तनत पीरियड में हिंदुओं को ज़्यादा सजा और मुस्लिमों को छोड़ दिया करते थे, इस तरह का नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को एक माना जाता था। और अपने समय में वह फरियाद के सर्वोच्च न्यायालय माने जाते थे। जैसे भारत में आज के समय पे कई न्यायालय हैं, लेकिन सबसे उच्च न्यायालय जो है, सबसे ऊंचा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। वैसे ही वह अपने समय के क्या थे, फरियाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय कहा जाते थे। जब वह सजा की पूरी बातों को सुनते थे और उसके बाद फैसला करने के लिए अपने साथ में एक चीफ काजी को रखते थे, जो उनके साथ में राजमहल में रहता था, और पूरी बातों को सुनने के बाद जो वो फैसला सुनाते थे वही फैसला आखिरी होता था और वही पनिशमेंट दिया जाता था दोषी को। अब बात करते हैं अदर रिफॉर्म्स। इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट। इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या सुधार किए? उन्होंने अपने समय में डाक चौकी को वापस जिंदा किया, जो दिल्ली सल्तनत के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। जो गुप्तचर कहलाते थे उन्हें कहते थे डाक चौकी। यह जो है गुप्तचर जो थे, यह पूरी तरह से एम्पायर में फैले हुए थे और उनके साम्राज्य में उनके बारे में क्या बातें होती हैं, कोई बगावत नहीं कर रहा है, इन सब की देख रेख करने का काम यह डाक चौकी सिस्टम या स्पियोनेज सिस्टम करते थे। अब बात करते हैं रोड के मामले में। शेर शाह सूरी जो है अपने समय में संचार के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने अपने समय में जितने पुरानी सड़कें थी उनकी मरम्मत करवाई और इसके अलावा बहुत सारी नई सड़कें भी बनवाई। अपने समय में उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान, जो काफ़िले होते थे, जो अनाज लेके चलते थे या फिर जो टैक्स पे करते थे, उन लोग के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन लोग के आने जाने के लिए, राजमहल पे आने जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे रोड सिस्टम बनवाए, जिससे उनको टैक्स देने में कोई तकलीफ़ ना हो, जिसकी बेनिफिट या फिर जिसका फ़ायदा वो पूरे पीपल्स या फिर सभी लोग उठाया करते थे। अब बात करते हैं करेंसी रिफॉर्म्स के बारे में। करेंसी रिफॉर्म्स के बारे में बतलाया गया है, शेर शाह सूरी ने अपने समय में जितने भी ओल्ड और मिक्स्ड करेंसी थी, जितने भी पुरानी और प्रचलित मुद्राएं थी, सबको उन्होंने बंद करवा दिया और अपने समय में उन्होंने कॉपर और सिल्वर के मिक्स रेशियो का कॉइन बनवाया, और साथ ही साथ अपने समय में उन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन को इश्यू किया। और इसके अलावा हर कॉइन में उन्होंने अपने नाम को देवनागरी लिपि में सब में छपवाया, जिसकी वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा सुधरी, और इसके कारण शेर शाह सूरी को फादर ऑफ मॉडर्न करेंसी भी कहा जाता है। अब शेर शाह सूरी के समय में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हुए, उन सब को अगर देखकर हम मूल्यांकन करें तो यह मालूम पड़ता है शेर शाह जो थे वह एक महान साम्राज्य निर्माता थे। वह एडमिनिस्ट्रेशन में तो जीनियस थे ही, इसके अलावा जो है वास्तुकला के मामले में भी वह बहुत ही ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया। उन्होंने अपने समय में बिहार में जो सासाराम है वहाँ पर उन्होंने अपना मकबरा बनवाया है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिक्स है। अगर आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिक्स को समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप उसे देखें। दिल्ली सल्तनत पीरियड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड में पूरी तरह से समझाया हुआ है, कृपया करके आप उसे देखें। और उन्होंने अपने समय में दिल्ली में एक पुराना किला भी बनवाया जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अपने समय में वह भारत के सबसे महानतम शासक रहे, और ऐसा भी कहा जाता है अगर शेर शाह कलिंजर फोर्ट के समय जब युद्ध कर रहे थे, अगर उनके ऊपर दीवार गिरी ना होती और घायल होकर मृत्यु ना हुई होती उनकी, तो आज के समय में जो इतिहास के पन्नों में मुग़लों का नाम आता है वह शायद हमेशा के लिए कभी न छपता इतिहास पे। लेकिन यह सौभाग्य रहा मुग़लों का कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण मुग़ल जो है इतिहास में अमर हो गए। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने पुराना किला दिल्ली का जो बनवाया है शेर शाह सूरी ने, और यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है मकबरा शेर शाह सूरी का जो बिहार के सासाराम में है। वहाँ पे इसको छोटा ताजमहल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने शेर शाह सूरी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का आपके सामने आया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए लेक्चर इम्पॉर्टेंट होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे एक नए लेक्चर और एक नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।